2.2 आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्राचार्य एवं समस्त सामाजिक शिक्षकगण, मेरा जो टॉपिक है 2.5 शारीरिक शिक्षा और भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। इससे पहले हमने तो देख चुके हैं भौतिक स्थान, जो हमारे स्कूल का भौतिक स्थान कैसा होना चाहिए, पुस्तकालयों का रखरखाव हमने देखा और विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक जो संबंध है वो हमने देखा। अब हमें शारीरिक जो है उनकी सुरक्षा किस प्रकार की जाना चाहिए, इसके बारे में आप देखना है। तो ये क्या होता है पहले हम देखेंगे। कक्षा में जैसे कोई विद्यार्थी आ रहा है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, ये उसके अंदर फीलिंग आना चाहिए बच्चे के अंदर, और वो इस तरीके का होना चाहिए कक्षा भी कि वैसे जहाँ पर भी वो देखे तो उसे ज्ञान का नॉलेज हो और कुछ सीखे वो, मतलब कक्षा का वातावरण इस प्रकार से होना चाहिए। और अपने अंदर उसको कोई भी भावनाएं हो उसके अंदर वो प्रकट कर सके, व्यक्त कर सके, ऐसे उसके अंदर फीलिंग होना चाहिए। और किसी भी प्रकार की चुनौतियाँ लेने के लिए वो प्रेरित हो अपने अंदर, मतलब किसी भी प्रकार की झिझक या डर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो इसे शैक्षणिक और सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा के अंदर डर है, किसी प्रकार की झिझक है, तो कहीं ना कहीं आगे पढ़ने में तो रुकेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसे अपने आप को सहज महसूस करने के लिए वातावरण का निर्माण करना है। उसके अंदर अपनेपन की भावना आना चाहिए, किसी भी प्रकार का डर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और उसे वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं और असफलताओं से निपटने के लिए विद्यार्थियों का कौशल जो है वो उसका उसे प्राप्त होता है। तो यह कब किया जाना चाहिए? वैसे तो ये शुरुआत से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चे के अंदर स्कूल जो आने के प्रति जो डर रहता है वो हमें निकालना है सबसे पहले, और जैसे जैसे सुधार की आवश्यकता होती रहती है हमें उसे सुधार करते रहना चाहिए। यह करने का उत्तरदायित्व जो है सभी शिक्षकों का है, क्योंकि सभी शिक्षक सभी विषय पढ़ा रहे हैं, तो सभी विषयों में जो डर है वो बच्चे के अंदर से निकले, तभी वो बच्चा जो है विषय वस्तु को समझ सकेगा। अच्छा, यह किस प्रकार किया जाना चाहिए? अब शारीरिक सुरक्षा जो है, सबसे पहले कक्षा जो है साफ सुथरी, व्यवस्थित और आकर्षित होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी सहज महसूस कर सके। इस बात का भी ध्यान रखें कि टेबल, सीट, दीवार, दरवाजे, अलमारी, बोर्ड या खिड़कियों से कोई नुकीली वस्तु या पेज तो बाहर नहीं निकला है, मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा जिससे बच्चे को हानि पहुँचे, शारीरिक नुकसान भी इस प्रकार का ना हो। डेस्क और टेबल को इस तरह व्यवस्थित करें कि कक्षा अव्यवस्थित ना लगे और विद्यार्थियों के लिए अपनी सीटों तक आसानी से और जल्दी पहुँचने के लिए पर्याप्त जगह, आसानी से अपनी सीट पर जाकर वो बैठ जाए। इस बात का भी ध्यान रखें कि फर्श पर कोई दरार वगैरह ना हो जिससे वो घायल हो सके। कक्षा में इलेक्ट्रिक उपकरण से लटकने वाली किसी भी प्रकार की चीज़ें ना हो, ताकि उसे करंट का जो डर है वो ना हो। पर्याप्त रोशनी होना जरूरी है कक्षा में, और कक्षा के दरवाजे ऐसे होने चाहिए जिन्हें आसानी से खुला और बंद किया जा सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि उनकी विद्यार्थी, विशेष रूप से छोटे विद्यार्थियों की पहुँच से ऊपर होनी चाहिए, ताकि वे खुद को कक्षा में लॉक ना कर सकें। ऐसा होता है कई बार कक्षा में विद्यार्थी लॉक हो जाता है, अंदर भी पता नहीं रहता, तो इस प्रकार पूरी ना हो कि वो अंदर से लॉक कर सके। अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा की आदतों के बारे में बताना है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि विशेष तौर पर साफ़ सफाई का ध्यान हमें उसे बताना है कि अगर बैठा है अपनी बेंच में तो कम से कम बेंच के आसपास की साफ़ सफाई अगर वो कर ले, जैसा हमारा क्लासरूम का नॉर्म्स जो है इसमें ये आ जाएगी। अब भावनात्मक सुरक्षा उसे किस प्रकार हम दे सकते हैं? तो भावनात्मक सुरक्षा तो टीचर ही दे पाएंगे। जैसे कि प्रतिदिन विद्यार्थियों को कक्षा में प्रवेश करते ही दरवाजे पर उनका अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। यह भी हमने प्रैक्टिकली देखा है यहाँ पे, इस प्रकार हम अभिवादन करते हैं। और कक्षा में विद्यार्थी उपस्थिति दर्ज करने के बाद मनोदशा, भावनाओं की त्वरित जाँच करें। ये जाँच भी अभी हमने तो देखा कि बच्चा जो आ रहा है स्कूल में तो किस प्रकार की फीलिंग के साथ आ रहा है। आप कह सकते हैं सुप्रभात, गुड मॉर्निंग हम कह सकते हैं, आज आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, या खुश है, ऊर्जावान है, उत्साहित है, सुस्त है, उदास है, ये आदि हम उनसे पूछ सकते हैं।
और यहाँ पूछने के लिए बहुत ही अच्छी सब हाउ टू बी फील टुडे जो मूव पोस्टर कहते हैं, जिसे मनोदशा वाले पोस्टर कहते हैं, वो पोस्टर्स यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला पोस्टर प्रिपेयर्ड, क्या आप प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये हमें क्लास में भी हम लगा सकते हैं, दरवाजे के बाहर हम लगा सकते हैं। इंटरेस्टेड है, मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंट, रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतनशील है, कनेक्टेड जुड़े हुए हैं स्कूल से, फोकस्ड यानी ध्यान केंद्रित है आपका कहीं और है ध्यान, चेयरफुल प्रसन्न होना, विचार मग्न होना है, थॉटफुल जो है आप विचार मग्न हो, क्यूरियस सर उत्सुक हो आप, शाय यानी संकोची होना, स्लीपी एक प्रकार से आलसी के रूप में हुआ है, अंशी होना, अनिश्चित, कंफ्यूज होना, अनहैप्पी नाखुश होना मतलब उदास होना, फ्रस्ट्रेटेड निराश होना, डिस्करेज क्या हतोत्साहित है वो, उत्साह नहीं है उसके अंदर, जजमेंटल अनुमान लगाना, क्या आप अनुमान लगा सकते हो, पूछ सकते हैं, इरिटेटेड चिड़ा हुआ या एंग्री या फिर किसी प्रकार से गुस्से में है। तो इस प्रकार का चार्ट हम लगाकर बच्चों से उनकी मनोदशा के बारे में पूछ सकते हैं। कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं, शारीरिक गतिविधि, श्वास लेने के व्यायाम और सचेतक गतिविधियों को शामिल करें। ये योगा के माध्यम से हम देख सकते हैं। आप पाठों के बीच छोटे ब्रेन ब्रेक भी ले सकते हैं। ब्रेन ब्रेक मतलब उनको थोड़ा सा हंसा सकते हैं, उनको माइंड फ्रेश कर सकते हैं उनको, ताकि वो तरोताज़ा महसूस करें। विभिन्न तरीकों के समूह व्यक्तिगत दोनों समूह से जोड़े उन्हें, उनकी आवश्यकता क्या है उनके बारे में हम सीखें, उन्हें पहचानें और अपने पाठों से नियमित रूप से ऐसी रणनीतियाँ और गतिविधियाँ शामिल करें जिनसे विद्यार्थियों को अपने विचार और राय को व्यक्त करने, संबंध स्थापित करने और सहयोग की भावना उनके अंदर स्थित है। विद्यार्थी के कार्य को कक्षा में प्रदर्शित करें। यह कक्षा के पीछे विद्यार्थी स्वामित्व प्रदान करेगा और जब वे कक्षा में खुद के लेखन और विचार को देखेंगे तो काफ़ी सहजता का अनुभव करेंगे। हम विद्यार्थी द्वारा जो बनाए हुए यहाँ पर भी आप देख सकते हो चार्ट में पोस्टर्स है, और इसके बने हुए जो पोस्टर्स विद्यार्थी देखता है तो उसे अपनापन का महसूस होता है कि देखो हमारे द्वारा बनाई हुई चीज़ को हमारे शिक्षक ने सभी बच्चों के बीच में बताया और कुछ सिखाया उस चीज़ से। मैंने भी एक चार्ट बनाया हुआ था बच्चों को बताने के लिए, ताकि अब लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में प्रभावी रूप से हम वो मॉडल नहीं बना पाते जो दिखे, लेकिन चार्ट है, पोस्टर्स है, इनके माध्यम से हम कहानी कविता को बता सकते हैं। ये और एक क्लास में लगे हुए जैसे प्रेजेंटी अच्छी हो, इसलिए हमने जो बेस्ट प्रेजेंटी का बोर्ड भी लगा दिए कि ज़्यादा उपस्थित जो हो रहे हैं उल्टे, तो उसका हम चार्ट यहाँ लगा दिए। सडन वाइज चार्ट भी है, जो मॉनिटर उनको बोल दिया गया है कि शनिवार के दिन जितने लोग आते हैं आप सडन वाइज आपके अटेंडेंस आप यहाँ टिक करके रख सकते हैं। ये जो चार्ट है इसमें आप देख रहे हो, ये चार्ट में ये चार्ट यहाँ पर भी है इनके पास। ये एक्चुअली एक कविता है जो उसके बारे में बताया गया है। ये एक व्यक्ति है यहाँ पे जो खड़ा है, जंगल का सीन है ये, और उसके सामने जो है दो राहें हैं और उन दो राहों में से उसे एक को चूज़ करना है, एक को चुनना है। तो कौन सी उसे जो राह है वो चुनेगा। और ये एक कविता है जो इंग्लिश वाले शायद जानते होंगे, द रोड नॉट टेकन, पोयम है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये पोयम जो है। और वो एक इसमें हालांकि जो पोयम है उसमें कोई किसी प्रकार का चित्र नहीं है, ये अपने मन से क्रिएट किया गया है। तो ये जो व्यक्ति है जो सोच रहा है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना होगा, और आज का जो रास्ता है वो चुनेगा, आगे चलकर वही उसका फ्यूचर होगा और उससे आगे चलकर वही उसका हिस्ट्री होगी, पास्ट होगा, उसका इतिहास होगा। अगर वो गलत रास्ता चूज़ करता है तो आगे चल के कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे ही मतलब कई बार हमारे सामने भी ये दो राहें आ जाते हैं कि हम कौन सा रास्ता हमें चुनना चाहें ताकि हमें आगे चलकर दिक्कत का सामना ना हो। तो ये बहुत ही सोच और समझदारी से हमें रास्ता चुनना पड़ता है कि आगे चल के हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ये चल पड़ता आगे की ओर, और जितना वो आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ने के बाद वो मंजिल में भी पहुंच जाता है। तो ये मंजिल भी बनी थी छोटी सी उसकी,
एक हट भी है और एक तरफ पैलेस भी है, महल भी है। और व्यक्ति कितने भी आगे बढ़ जाता है लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सोच में रहता है कि शायद मैं वो रास्ता चुन लेता तो पता नहीं कहाँ होता, या मैं वो रास्ते पे चलता तो पता नहीं क्या होता। ये ज़िंदगी भर सोचता रहता है। तो हमारा जो प्रेजेंट है उसको हम इस तरीके से चुने कि आगे चलकर वो एक इतिहास बने। तो प्रेजेंट जो है वो आगे चलकर वही प्रेजेंट की अचीवमेंट ही रहती है जो आगे चलकर इतिहास बने। अगर हमारा प्रेजेंट में कोई अचीवमेंट नहीं है तो वो इतिहास हम कायम नहीं कर सकते। जी, तो ये एक कविता के माध्यम से बताया गया है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है, द रोड नोट। तो बच्चों के द्वारा बनाया है। अब बच्चे भी इसमें 4-5 बच्चों को शामिल किया गया है। किसी ने पेंट किया, किसी ने रंग किया, किसी ने झोपड़ी बनाया, किसी ने महल बनाया। अब वो ये चीज़ से वो कहानी जब हम बताएंगे उनको तो वो ज़्यादा समझ में आ जाती है कि हमारे द्वारा बनाएंगे और अपनेपन की जो भावना उनके अंदर आएगी। हाँ, वो है सरदार रोड नोट मैडम। अच्छा, अब आगे चलते। यही चीज़ें यहाँ पर जो बताया गया कि बच्चे जो है गलतियाँ करने का व्यक्तिगत अनुभव साझा करें, किसी प्रकार की गलतियाँ ना करें। जी सर, बच्चों से बनवाए थे, वो पढ़े थे खड्डे वगैरह। अब व्यक्ति जो है मतलब बच्चे जो है इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगला हम देखते हैं इसमें गुस्सा आना, क्रोध आना। तो ये शिक्षा को भी ये लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। कक्षा में व्यवधान, अनुशासन, हिंसा या दुर्व्यवहार की स्थिति में भी शांत रहे। कोई बच्चा जो है किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है, शोर कर रहा है, हल्ला कर रहा है, तो हम कई बार चिड़चिड़ापन अपने अंदर भी आ जाता है। तो हम उसे मतलब शांत रहे, और ये शांत रहने का एक तरीका यहाँ पर बताया गया है। विशेष रूप से विद्यार्थी द्वारा ऐसा करने पर धैर्य खो देते हैं हम लोग, तो उस 4 दीवारी के अंदर दोबारा सुरक्षा और विश्वास की भावनाओं का निर्माण करने में लंबा समय लगता है। मतलब एक बच्चे के कारण हम हमारा दिमाग खराब कर लेते हैं और फिर कम से कम कितने बच्चे बैठे थे, क्योंकि कम से कम मान के चलिए 40 बच्चे बैठे, अगर हमने 1 मिनट भी खराब किया तो वो 40 मिनट खराब होने के बराबर होता है, क्योंकि 40 बच्चों का 1-1 मिनट हुआ खराब हो। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया है आप कक्षा के बाहर जाए, कुछ गहरी सांस लें और स्थिति के बारे में बातचीत के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने पर कक्षा में प्रवेश करें। मतलब आपका गुस्सा जो कक्षा के बाहर आप निकाल दो, जैसा वातावरण कक्षा का बच्चा में बना। ये अपने शायद वो दीक्षा का एक आया था, मनोदशा से संबंधित था, उसमें बताया कैसे विद्यार्थियों के बीच आपके और विद्यार्थियों के बीच किसी भी प्रकार का द्वेष, दुश्मनी या वैमनस्य समय पर सुलझाने का प्रयत्न करें। संवेदनशीलता प्रदर्शित करें। विद्यार्थी के सामाजिक भावनात्मक अधिगम को समझना और उन्हें विचारशील, देखभाल करने वाला, सहानुभूतिपूर्ण और चिंतनशील इंसान बनाना आवश्यक है। वो अपनी चिंता इस प्रकार करें कि अपना जो भविष्य है वो खुद ही सवार करें, उसे इस टाइप का हमें बनाना है। उदाहरण के लिए आप विद्यार्थियों के साथ अपनी कुछ व्यक्तिगत कहानियाँ साझा कर सकते हैं, जैसा आप मंच से किस प्रकार घबराहट महसूस करते हैं या डरते थे। मैं अभी डरता हूँ। तो यही चीज़ हमें बच्चों के सामने ही सब कुछ करना है कि ऐसा आप घबराओ, पसीना आए, लेकिन आपको जो है आपका जो व्यक्तिगत नेतृत्व करने की क्षमता है वो आपके अंदर आना चाहिए। ये चीज़ आपको बताना है। तो बढ़िया चलता थोड़ा सा तेज होइए। हाँ हाँ, ये सुधार आता है। बहुत बढ़िया चलती है। इसके अलावा यदि कोई उदाहरण है आपके गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप आपने कक्षा में ऊंची आवाज़ में बात की, तो इसे सही करने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका यह है कि उसे जो हुआ स्वीकार करें। उसके लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं आप। अगर आपने कुछ गलत बोला या गलत आपके मुँह से निकल जाता है कई बार जैसे, तो उसके लिए आप तुरंत माफ़ी मांग लें, तो वो जो चीज़ आपसे हुई है वो इंसान में क्योंकि बच्चे क्या है कई बार मन में ध्यान रखते हैं और घर में जाकर भी बताते हैं कि आज हमारे टीचर ने ऐसा कहा, और वो भी बात बड़ी हो जाती है। तो उससे हमें वहीं की वहीं सुलझाने।
गलत कार्य के परिणाम का प्रभावी ढंग से पालन करें। यदि गलत कार्य करेंगे तो इसके परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि गलत कार्य करने या नियम व्यवहार उल्लंघन के परिणाम भुगतने, कोई भी गलत काम किया तो उसके लिए तैयार होना भुगतने। और उन्हें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि वो कक्षा में सुरक्षित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गलत कार्य के परिणाम किसी व्यक्ति द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य के लिए होता है, न कि व्यक्ति के लिए। गलत कार्य के परिणाम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सोचने का मौका दे कि उन्होंने क्या किया है और वे इसे कैसे सुधार सकते हैं। नैतिकता, जागरूकता, मूल्य, टीम वर्क और झगड़ा सुलझाना जैसे विषयों पर हमें चर्चा करना उनके साथ कि अगर आपका झगड़ा हुआ तो हम कैसे सुलझा सकते हैं और झगड़ा को वहीं समाप्त कैसे कर सकते हैं। कक्षा में एक दयालुता कार्यक्रम दिया है जहाँ पर काइंडनेस प्रोग्राम ये संचालित कर विद्यार्थियों के साथियों के साथ किए गए सकारात्मक कार्यों की सराहना करते हैं। विद्यार्थी को स्वयं का व्यवहार या का मूल्यांकन करने और व्यक्तिगत लक्ष्य की तुलना में उनके प्रदर्शन पर विचार करने में उदाहरण दिया है। यहाँ पर उदाहरण के लिए विद्यार्थी और शिक्षक सभी उनसे कक्षा के लिए सामान्य लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य तय कर सकते हैं। मतलब विद्यार्थी जो है अपने आप को खुद समझे। तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर दिया है हरा, पीला और लाल रंग जो दिया है। हर सब्जेक्ट में या किसी प्रकार से उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो हरा, पीला और लाल में से ट्रैफिक सिग्नल का जो लाइट होते हैं। हरा रंग जो है सही है, उसको सब समझता है उस चीज़ के लिए। पीला रंग जो है भ्रमित है, वो अभी ठीक से क्लियर नहीं हुई है स्थिति। और लाल रंग जो है उसे अभी उसी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसे हर टॉपिक के साथ में वो ऐसे लाल के तीनों रंगों का समन्वय करे और अगर वो उसे जान जाता है, अच्छी तरीके से समझ जाता है तो वो सही जो हरा रंग है उसको ठीक करते हैं। रचनात्मकता को खुद को व्यक्त करने के साधन के रूप में प्रोत्साहित करें। जो भी विद्यार्थी जो अपना अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित हमें करते रहना। लघु कथाएँ वगैरह अगर वो लिखता है अपने मन से लिखा, आज हमारा बाल सभा का टॉपिक भी वो है, तो अगर कोई लिखा उन्होंने तो उसे आगे बढ़ाना हमारा काम है। कि आज जो बच्चे वो आगे चल के हो सकता है लेखक कवि हो या आगे बढ़कर बन सकते हो, तो हमें आज हम प्रेरित करेंगे तो वो आगे बन पाएंगे। इससे जो है विद्यार्थी को उन्नति करने का अवसर मिलता है। अपनी रुचियों का आकलन भी हम कर सकते हैं। विद्यार्थियों की किसी की ज़्यादा रुचि, कई लोग होते हैं जो पढ़ने में उतनी रुचि नहीं रहती लेकिन अदर काम में ज़्यादा रुचि रहती है, तो उन्हें अदर काम में अगर दें तो वो अपनी रुचि वहाँ पर व्यक्त करते हैं और वो उन्हीं रुचियों को हम आगे करें, कम से कम किसी की क्षेत्र में तो वो आगे जाए। समय समय पर विद्यार्थी सर्वे आयोजित करें कि वे कक्षा में गतिविधियाँ, शिक्षण, उन्हें अपनी कक्षा के बारे में क्या पसंद है उनसे फीडबैक लेते रहें। और विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से अधिक ध्यान से सुनने के लिए उनके साथ एक एक करके बात करें। हर विद्यार्थी के साथ हमें एक एक करके बात करें, उनसे जाने उनके बारे में। एक शिक्षक के रूप में यहाँ सुझाव दिया गया है, एक शिक्षक के रूप में आपका भावनात्मक स्वास्थ्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कक्षा को प्रभावित करेगा। मतलब भावनात्मक रूप से आप प्रिपेयर रहें कि बच्चा जो आपके बारे में अच्छा ही सोचे और अच्छा ही बताए और अच्छे बोले। आपके अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल पर कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए। SOP 2.9 ये हम आगे देखेंगे। स्वयं के विकास के लिए कैसे हम रणनीतियाँ बना सकते हैं आगे बढ़ने की। विद्यार्थी में अपनेपन की भावना बढ़ाना है हमें सबसे पहला मेन उद्देश्य ये है। और जब निश्चित है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो शिक्षक साथी आपकी कक्षा में प्रवेश करेंगे और आप उनकी कक्षा में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थितियों में अपने साथियों के साथ अपने सकारात्मक सम्मानजनक संबंधों को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। ये चीज़ याद रखना हमें यहाँ पर है कि सुरक्षित महसूस करना है बच्चों को। किसी भी प्रकार का डर झिझक भय बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी के साथ हंसे, पढ़ना पढ़ाना हमेशा इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। तब हंसना हटाना भी है, एकदम पढ़ना और पढ़ाने हमारा मेन उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ में बच्चा जो तरक्की करे इस प्रकार की भावना के साथ हमें। और शायद हमारा CM राइट का मिशन भी यही है कि आगे चलकर वो सर्वांगीण जो विकास है बच्चों का हो जाए। ग्रहणशील बनना है। यदि कोई विद्यार्थी अचानक से अलग व्यवहार करना है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मौका मिलते ही उसके साथ अकेले में चर्चा करें, विचार करें, गहराई से उसकी बात जानें। घर में क्या प्रॉब्लम है ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं, सुलझाने की कोशिश करें। धन्यवाद।
सुंदर